So we were basically discussing about characteristics of नियोप्लाज्मा। किसी भी नियोप्लाज्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या बेनाइन नियोप्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मेलिग्नेंट नियोप्लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। अभी तक हमने देखा था कि जो बेनाइन नियोप्लाज्मा होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं यूजुअली, जबकि जो मेलिग्नेंट नियोप्लाज्मा होते हैं वो लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एनाप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनाप्लास्टिक। बेसिकली एनाप्लेजिया तो हॉलमार्क ऑफ मेलिग्नेंसी, मेलिग्नेंसी का हॉलमार्क है। आज हम लोग दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेट ऑफ ग्रोथ। क्या रेट ऑफ ग्रोथ होती है एक मेलिग्नेंट ट्यूमर की और क्या रेट ऑफ ग्रोथ है एक बेनाइन ट्यूमर की। अगर अपन बात शुरू करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं कि कैंसर बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम है कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, और क्यों अपन ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी रिसर्च हो जाए कि हम कैंसर का जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर पाएँ। क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि अपन कैंसर को लेट डायग्नोस कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कैंसर का डायग्नोसिस है वो बहुत लेट हो रहा है? क्यों हमको कुछ प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स की ज़रूरत पड़ रही है जो जल्दी से जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सके? तो बेसिकली इसके लिए अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये एक ऐसा सेल है जो ट्यूमर बना सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा सेल है जिसके पास पावर है कि ये ट्यूमर बना सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक डैमेज हो चुका है और अब ये सेल ट्यूमर बनाएगा। तो जब ये सेल 30 टाइम अपनी पॉपुलेशन डबल करता है, जब ये सेल 30 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन डबल करता है तो जाके 10⁹ सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? 10⁹ सेल्स बनते हैं, जिनका वेट होता है 1 ग्राम। 10⁹ सेल्स मतलब 30 टाइम्स पॉपुलेशन डबल करने के बाद 1 ग्राम का ट्यूमर बना। 30 टाइम्स अपनी पॉपुलेशन डबल करने के बाद 1 ग्राम का ट्यूमर बना, जो स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल है। मतलब इससे छोटा ट्यूमर अपन डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो सब स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल ट्यूमर कितना होता है? 1 ग्राम का, ठीक है। और वो कितने टाइम बाद बना? 30 पॉपुलेशन डबलिंग के बाद। लेकिन जब ये 10⁹ सेल्स ये अपनी 10 टाइम्स और पॉपुलेशन डबलिंग कर देते हैं, मतलब अपनी 10 टाइम और पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं, तो जाकर 10⁻12 सेल्स बनते हैं, जिनका वेट होता है 1 kg। और प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो 1 kg वेट है ना, जो ये 1 ग्राम वेट के केवल 10 पॉपुलेशन डबलिंग के बाद हुआ था, ये हाईएस्ट विथ कंपेटिबल टू लाइफ, हाईएस्ट कंपेटिबल टू लाइफ, मतलब लाइफ के साथ यही हाईएस्ट है। इससे ज़्यादा बड़ा तो लाइफ के साथ कंपेटिबल ही नहीं है। तो बेसिकली 30 टाइम डिवाइड हुआ, तब तक तो अपन को पता ही नहीं पड़ा। उसके बाद केवल 10 टाइम और डिवाइड होना है, केवल और केवल 10 टाइम और डिवाइड होना है। उसके बाद अपने हाथ में बात ही नहीं बचेगी। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि बेसिकली देखो, एक बहुत कॉमन सेंस की बात थी ये एग्जाम्पल था। हालांकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कैंसर का पेशेंट कुछ ज़्यादा ही जल्दी मर जाता, है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ सेल्स चले जाते हैं, कुछ सेल्स का एपोप्टोसिस होने लग जाता है, कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं, कुछ सेल्स मर जाते हैं न्यूट्रिशन के कारण, कुछ सेल्स G0 फेज में चले जाते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण, मतलब इन सब चीज़ों के कारण ये चीज़ इतनी जल्दी भी नहीं होती। अपन उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक्चुअल बात यही है कि अपन जब तक कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, बाय द टाइम हमने ट्यूमर को डिटेक्ट किया क्लिनिकली, तब तक वो अपना बहुत मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये नहीं है कि 10 30 उसके बाद सीधा 10, ठीक है, क्योंकि ये 30 में 10 के लिए एक बीच में शर्त है। वो शर्त ये है कि हर सेल को डिवाइड होना जरूरी है, जबकि ट्यूमर में हर सेल डिवाइड नहीं होता। अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। बट फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको अर्ली प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स, डायग्नोस्टिक मार्कर्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कैंसर में। अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? तो उनमें फैक्टर्स होते हैं डबलिंग टाइम ऑफ ट्यूमर सेल की। एक ट्यूमर सेल कितने टाइम में डबल हो जाता है? 2 से वो 4 होएगा, 4 से वो 8 होएगा। तो एक ट्यूमर सेल कितने टाइम में डबल होता है, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम ऑफ ट्यूमर सेल। उसके बाद दूसरी चीज़, फ्रैक्शंस ऑफ सेल इन रेप्लिकेटिव पूल, मतलब कितना फ्रैक्शन सेल, अब ये 8 बन गया, अब जरूरी थोड़ी 8 के 8 16 बना है,
है ना। 8 में से आप मान लीजिए 3 तो होगा डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो पीछे तो 5 ही बचे ना, 5 तो 10 ही बनेंगे, 5 जब डबल होंगे तो 10 ही बनेंगे, 3 तो डिफ्रेंशिएट हो चुके थे। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेल्स इन रेप्लिकेटिव पूल। हम अभी यही बोल रहे थे ना कि 30 टाइम्स के बाद 10 टाइम्स में ही कैंसर हाईएस्ट कंपेटेबल टू लाइफ हो जाएगा, बट वो इसके कारण ही, क्योंकि सारे फ्रैक्शन ऑफ सेल्स नहीं होते रेप्लिकेटिव पूल में, इसलिए फिर भी थोड़ा टाइम लगता है कैंसर सेल्स को डबल होने में। और तीसरा, रेट एट विच सेल्स डाइज एंड शेड, कि किस रेट से सेल्स डाई हो रहे हैं और शेड हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को डिफाइन करेगी, चाहे वो बेनाइन ट्यूमर हो या वो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो। इसके बाद अगर अपन बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, एज इट इज़ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि सेल साइकिल टाइम या डबलिंग टाइम ऑफ ट्यूमर सेल इज़ यूजुअली लॉन्गर देन दैट ऑफ नॉर्मल सेल, कि जो ट्यूमर का सेल है उसका सेल साइकिल का जो टाइम है वो नॉर्मल सेल से यूजुअली डबल होता है। कैसा होता है? सेल साइकिल का ट्यूमर सेल जो है वो नॉर्मली जो नॉर्मल सेल है उससे डबल होता है, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। इस बात को मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल आप एक बात समझे, जो मिसकंसेप्ट है उसको क्लियर करें। ये बेसिकली एक मिसकंसेप्ट था, उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये लाइन लिखी थी। बेसिकली आपको आज तक हमको क्या लगता था? हमको ये लगता था ये एक सेल है, इस सेल ने बनी ट्यूमर। तो हम ये मानते थे कि ये एक सेल है, इसका लाइफ स्पैन जो डबलिंग टाइम है वो छोटा हो गया होगा, इसलिए फटाफट 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 अपने ट्यूमर्स बना रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो ट्यूमर का सेल होता है ना, उसका डबलिंग टाइम या तो नॉर्मल सेल के लाइफ स्पैन से बड़ा होएगा, बट यूजुअली उसका जो डबलिंग टाइम होता है वो नॉर्मल सेल साइकिल से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक मिसकंसेप्ट है, इस मिसकंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। दूसरी अगर अपन बात करें तो जो ट्यूमर है ना, ट्यूमर के पास हाई सेलुलर टर्नओवर होता है। अब इस हाई सेलुलर टर्नओवर से अपन क्या समझ रहे हैं? मतलब ट्यूमर सेल्स में रेप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा है, साथ में उसकी डिक्लाइन भी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा सेल बनते भी है, साथ में बहुत ज़्यादा सेल ख़त्म भी होते हैं। लेकिन फिर भी ट्यूमर बेसिकली तभी बनेगा जब बढ़ने वालों के सेल के नंबर ज़्यादा है और कम होने वाले सेल का नंबर कम है ना। फिर भी एक ट्यूमर में सेल्स बनते भी बहुत ज़्यादा हैं और उस ट्यूमर के सेल्स ख़त्म भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस बात का क्लियर आपको पता होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो होती है ग्रोथ फ्रैक्शन। ग्रोथ फ्रैक्शन से अपन क्या समझते हैं? तो बेसिकली ग्रोथ फ्रैक्शन ट्यूमर पॉपुलेशन के वो पार्ट है जो बेसिकली प्रोलिफरेटिव पूल में, एक ट्यूमर है, उस ट्यूमर में 10 सेल हैं, लेकिन 10 में से 6 ही सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। बाकी सेल्स डिवाइड नहीं होते, बाकी जो 4 सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। तो बेसिकली इसका प्रोलिफरेटिव पूल क्या हुआ? 60%, कि इस ट्यूमर के 60% सेल्स प्रोलिफरेटिव फेज में, मतलब इस ट्यूमर के 60% इसका ग्रोथ फ्रैक्शन है। अब कोई भी ट्यूमर होता है तो उसका ग्रोथ फ्रैक्शन इनिशियली तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अप्रॉक्स 100%, जितने भी सेल हैं वो सब डिवाइड होते हैं। लेकिन टाइम के साथ धीमे धीमे उसका ग्रोथ फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ ट्यूमर्स के तो ग्रोथ फ्रैक्शन 20% पे आ जाता है। मतलब अगर उस ट्यूमर में 10 सेल है तो उस 10 में केवल 2 सेल्स ही रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। तो रेप्लिकेट होकर 2 सेल कितने बनेंगे? 4 सेल ही बनाएंगे। समझ रहे हो आप? 2 सेल डबल होकर 4 ही बनाएंगे। तो बेसिकली इसको बोलते हैं अपन ग्रोथ फ्रैक्शन। इस ग्रोथ फ्रैक्शन को समझना एज अ क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस ग्रोथ फ्रैक्शन को समझना क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स का ग्रोथ फ्रैक्शन हाई है, मतलब जिन कार्सिनोमास का ग्रोथ फ्रैक्शन हाई है, जिन कैंसर्स का, वो जल्दी फैलेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए कि 10 सेल है और 10 में से 9 सेल रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो वो जल्दी फैलेंगे, वो ट्यूमर जल्दी बनेंगे। जबकि 10 में से केवल 2 सेल रेप्लिकेट हो रहे हैं तो वो ट्यूमर बहुत धीमे धीमे बनेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं, ल्यूकेमिया हुआ, लिम्फोमा हुआ, स्मॉल सेल्स कार्सिनोमाज ऑफ लंग्स हुए, है ना। इनका ग्रोथ फ्रैक्शन काफ़ी जल्दी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो चूंकि इनका ग्रोथ फ्रैक्शन बहुत बड़ा है, इसलिए ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। ल्यूकेमियाज, लिम्फोमास, स्मॉल सेल्स कार्सिनोमाज ऑफ लंग्स, ये बहुत जल्दी से फैलते हैं। जबकि वहीं कोलोन, ब्रेस्ट, इनका ग्रोथ फ्रैक्शन बहुत कम है, जिनके कारण ये लोग धीमे धीमे फैलते हैं। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात,
कि जो कीमोथेरेपी होती है ना, बेसिकली जो एंटी कैंसर एजेंट अपन देते हैं कीमोथेरेपी में, वो उन्हीं सेल्स पे एक्ट करते हैं जो सेल साइकिल के अंदर होते हैं। तो एक बहुत कॉमन सी बात समझो कि अगर एक सेल है, एक ट्यूमर है, ठीक है, आप मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया के ट्यूमर में 10 सेल्स हैं, उसमें से 9 सेल्स रेप्लिकेटिव फेज में है। तो इन 9 सेल्स के खिलाफ जो अपन एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं ना, क्योंकि जब ये रेप्लिकेटिव फेज में है तो ये सेल साइकिल में है, तो इन 9 सेल्स के खिलाफ एंटी कैंसर ड्रग काम करेगी। वो एंटी कैंसर ड्रग इन 9 सेल्स को मार देगी, जबकि केवल एक सेल को नहीं मारेगी, है ना। जबकि अगर अपन ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में 20% होता है, मतलब केवल 10 में से 2 सेल रेप्लिकेटिव फेज में है। तो उसमें अगर अपन एंटी कैंसर एजेंट देते हैं, अगर अपन ब्रेस्ट कैंसर में एंटी कैंसर एजेंट देते हैं तो वो केवल 10 में से 2 सेल को मारेगी। तो क्या मतलब रहा, 8 सेल तो अभी भी है ना, वो केवल 10 में से 2 सेल को मार रही है, तो उसको वहाँ पे एंटी कैंसर देने का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बस यही बात समझने की है कि जो कीमोथेरेपी है ना, वो बेसिकली उन्हीं सेल्स के खिलाफ एक्टिव रहती है जो सेल्स सेल साइकिल में। अब उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन कोलोन या ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, उसके ट्यूमर्स को शिफ्ट करते हैं। ये शिफ्ट कहाँ से करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ये जो हाई ग्रोथ फ्रैक्शन से लेस ग्रोथ फ्रैक्शन में जाते हैं ना, कि शुरुआत में तो ग्रोथ फ्रैक्शन 100% था। एक सेकेंड, ये मोबाइल हैंग हो रहा है। हाँ, तो शुरुआत में तो ग्रोथ फ्रैक्शन 100% था। कितना था? 100%। बट अब ग्रोथ फ्रैक्शन 20% ही बचा। तो ये बाकी के सेल्स कहाँ जा रहे हैं? तो कुछ सेल्स एपोप्टोसिस हो जाता है, कुछ का नेक्रोसिस हो जाता है, किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बट एक बहुत बड़ा फेज G0 में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? G0 फेज में, G0 फेज में। आप G0 भी बोल सकते हैं, G0 फेज भी बोल सकते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन G0 फेज में चला जाता है। और G0 फेज के जो सेल्स होते हैं वो लाइफ साइकिल में नहीं होते, सॉरी सेल साइकिल में नहीं होते, है ना। तो बेसिकली अपन इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए अपन करते हैं कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, उनको G0 से वापस सेल साइकिल में लाते हैं। और कैसे ला सकते हैं अपन? उस ट्यूमर को डीबल्क करके वाया सर्जरी या रेडिएशन। जब अपन सर्जरी और रेडिएशन करते हैं किसी ट्यूमर का, तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली अपन उसको सर्जरी से मारना या रेडिएशन से मारना चाह रहे हैं, बट वो मरते तो सारे नहीं है, लेकिन वो G0 फेज से सेल साइकिल में जरूर आ जाते हैं। वो G0 फेज से सेल साइकिल में आ गए, है ना। और सेल साइकिल में कौन एक्ट करता है? सेल साइकिल में एक्ट करने के लिए तो अपने कीमो एंटी कैंसर एजेंट्स बैठे हैं। तो बेसिकली फिर अपन उन एंटी कैंसर एजेंट्स उनको मारने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मेरी ये वीडियोस 2-4 दिन से इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत बुरी तरह से हैंग हो रहा है। अभी आपको भी पता पड़ रहा होगा, देखो मैं मतलब क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ रहा, ये अपने आप ही चल रहा है। तो मैं वापस 1 सेकंड कोशिश करता हूँ ये ठीक हो। तो ये था कि अपन बेसिकली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको डीबल्क क्यों करते हैं सर्जरी और रेडिएशन से। कैंसर एक बहुत अनप्रडिक्टेबल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि देखो कैंसर बेसिकली बहुत सारे कैंसर, यूजुअली क्या होता है, जनरली ये होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। किन से? बेनाइन ट्यूमर से। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कैंसर धीमे धीमे स्प्रेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट। कहीं कहीं कंडीशन में तो ऐसा होता है कि कैंसर में एपोप्टोसिस इतनी ज़्यादा बच जाती है कि वो चमत्कार हो जाता है, वो कैंसर ही खत्म हो जाता है अपने आप वो कैंसर के सेल्स ही खत्म हो गए। बहुत रेयर चमत्कार है, बट ऐसा भी पॉसिबल है। तो कैंसर एक अनप्रडिक्टेबल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसका जो रेंज ऑफ डबलिंग टाइम है, जो डबलिंग टाइम है कि भाई कितने टाइम में वो ट्यूमर के सेल्स डबल होंगे, वो चाइल्डहुड कैंसर के तो 1 महीने तक होता है, जबकि जो सलेवरी ग्लैंड कैंसर है उनका अप टू 1 साल। तो इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जनरली ग्रोथ रेट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बेनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, ये अपन पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर में माइटोसिस बहुत देखने को मिलते हैं, है ना, जबकि जो बेनाइन ट्यूमर है उसमें माइटोसिस देखना बहुत रेयर है। मैं जान रहा हूँ बहुत इंटरप्शन आ रहे हैं, बट ये पता नहीं क्या हो रहा है। 1 सेकंड वापस आएगा, ये देखो। तो अगर अपन बात करें कि यूजुअली क्या होता है, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उनकी ग्रोथ रेट बेनाइन ट्यूमर से ज़्यादा होती है, बट बहुत सारे एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि बेसिकली कैंसर खुद ही एक अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक कंडीशंस होती है, जैसे जिस कंडीशन में बेनाइन ट्यूमर
मैलिग्नेंट ट्यूमर से जल्दी स्प्रेड हो जाता है, ऐसी भी कंडीशंस होती है। और बेनाइन ट्यूमर भी बेसिकली ये इनकी ग्रोथ रेट है ना, हार्मोन स्टिमुलेशन, ब्लड सप्लाई, इन पे भी डिपेंड करती है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यूटेरिन लायोमायोमाज। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, यहाँ पे यूटरस के बेसिकली स्मूथ मसल का, है ना, स्मूथ मसल का क्या है, बेनाइन ट्यूमर। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, ये जो ट्यूमर्स हैं यूजुअली ग्रो नहीं करते, ज़्यादातर ये यूजुअली ग्रो नहीं करते, और मेनोपॉज के बाद सेल्स की एट्रोफी होने लग जाती है यूजुअली। लेकिन अगर ये कंडीशन है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ है उसको एक ग्रोथ अचानक से बढ़ जाती है। ये अचानक ग्रोथ क्यों बढ़ गई, क्योंकि स्टीरॉयड्स हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, है ना, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के टाइम। तो अपन जानते हैं कि जो बेनाइन ट्यूमर होता है, यूजुअली बेनाइन ट्यूमर की बात कर रहे हैं अपन, तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट भी, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो हार्मोन स्टिमुलेशन और ब्लड सप्लाई पे भी डिपेंड करती है। तो एक कंडीशन में तो जो यूट्रिन लायोमायोमाज है वो उनके सेल्स की एट्रोफी हो रही है मेनोपॉज के बाद, क्योंकि एस्ट्रोजन मिल ही नहीं रहा, ठीक है। और यूजुअली भी वो इतना ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि एस्ट्रोजन इतने ज़्यादा कंटेक्ट में नहीं मिल रहा। बट प्रेगनेंसी के टाइम अचानक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन अचानक से बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो ये एक कंडीशन थी। और अगर अपन बात करें तो बेसिकली आज की वीडियो बहुत सारे बेसिक चीज़ों की थी, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था आज की वीडियो में, लेकिन बहुत सारी बेसिक बातें थी। एक और बेसिक बात अपन समझ लेते हैं, कैंसर स्टेम सेल्स। अपन ये जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, कि जो कैंसर मतलब अपनी बॉडी के वो सेल्स जो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं, है ना, वो क्यों बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर पाते हैं। जैसे कुछ सेल्स की लाइफ स्टाइल का मतलब लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो वो बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते हैं वो सेल्स, है ना, जैसे कि अपने ब्लड सेल्स, है ना। तो वो ज़्यादा क्यों प्रोलिफरेट करते हैं, क्योंकि वो टिश्यू स्टेम सेल्स जैसी चीज़ें होती है अपने पास। तो ठीक उसी तरह से टिश्यू स्टेम सेल्स से जैसे कैंसर स्टेम सेल्स की भी चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट है कैंसर स्टेम सेल्स का कि कुछ कैंसर स्टेम सेल्स होती है जो ज़्यादा ग्रो करती है, जिनके कारण क्या हो जाता है, कैंसर्स बनते हैं, कैंसर्स कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं। लेकिन अगर अपन कैंसर स्टेम सेल्स को मार दें तो कैंसर बने होगा ही नहीं। अगर अपन कैंसर स्टेम सेल्स को मार दें तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कैंसर की थेरेपी है उसकी रेट ऑफ सेल डिवीजन बहुत कम होता है, जबकि उसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन जीन होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ सेल डिवीजन कम होता है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन होता है। इसके कारण, इन दो चीज़ों के कारण कैंसर स्टेम सेल्स को मारना पॉसिबल नहीं है, अभी तक पॉसिबल नहीं है। कैंसर स्टेम सेल्स कैसे बनती है, तो या तो नॉर्मल टिश्यू स्टेम सेल्स से भी बन सकती है या डिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी कैंसर स्टेम सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कंडीशन है क्रोनिक मायोलिजिनस ल्यूकेमियाज, उसमें नॉर्मल हीमोपोएटिक जो सेल्स होते हैं ना, स्टेम सेल्स, वही कैंसर स्टेम सेल्स बना देते हैं। जबकि एक्यूट कंडीशंस में, एक्यूट ल्यूकेमियाज की कंडीशंस में जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनसे कैंसर स्टेम सेल्स बनता है, ठीक है। तो ये आज की बेसिकली वीडियो थी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नियोप्लाज्मा के ऊपर, कि नियोप्लाज्मा कैसे ग्रो करता है। इस वीडियो से अपन ने क्या क्या बेसिक बातें सीखी, तो इस वीडियो से बेसिक बातें अपन ने क्या क्या सीखी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में वाकई बहुत इंटरप्शन थे मेरी साइड से, उसके लिए सॉरी। बट अपन ने बेसिक बातें सीखी, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ग्रोथ है ना। तो फैक्टर्स होते हैं, पहला तो डबलिंग टाइम, उसके बाद ग्रोथ फ्रैक्शन और रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ सेल्स, जिनको आप बोल सकते हो रेट एट विच सेल्स डाइज एंड शेड। इसके बाद हमने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जानी थी कि जब तक हम ट्यूमर को क्लिनिकली डिटेक्ट करते हैं तब तक ट्यूमर अपना मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ स्पैन कंप्लीट कर चुका होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्यूमर सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है, जो ट्यूमर सेल्स का लाइफ स्पैन होता है, जो ट्यूमर सेल्स का सेल साइकिलिंग डबल टाइम जो होता है, मतलब जिसमें ट्यूमर सेल्स अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो नॉर्मल सेल से यूजुअली ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखना, कैसा होता है वो, नॉर्मल सेल से ज़्यादा होता है। इसके बाद हमने देखा कि जो ग्रोथ फ्रैक्शन होता है, जिनका ग्रोथ फ्रैक्शन ज़्यादा है, का ग्रोथ फ्रैक्शन ज़्यादा है, ऊपर ही मैं चाहता हूँ ना, जिन सेल्स का ग्रोथ फ्रैक्शन ज़्यादा है वो सेल्स जल्दी ग्रो करते हैं, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, स्मॉल सेल्स कार्सिनोमाज। लेकिन इनके खिलाफ जो अपनी एंटी कैंसर एजेंट है, जो एंटी कैंसर एजेंट होती है, वो इनके खिलाफ काफ़ी इफेक्टिवली एक्ट करती है। लेकिन जिनका ग्रोथ फ्रैक्शन कम है, जैसे कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उनके खिलाफ अपनी एंटी कैंसर एजेंट्स भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन डिबल्किंग करते हैं ट्यूमर की वाया सर्जरी या रेडिएशन। इसके बाद हमने क्या देखा था, तो इसके बाद हमने देखा था
कि जो कैंसर एक अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप है और यूजुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर से ज़्यादा ग्रोथ रेट रखता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में बेनाइन ट्यूमर की ग्रोथ रेट हार्मोनल स्टिमुलेशन और ब्लड सप्लाई पर डिपेंड करती है। उन कंडीशन में ऐसा होता है कि जब तक हार्मोन नहीं मिल रहा तब तक तो उन ट्यूमर को एट्रोफी होकर ट्यूमर खत्म भी हो सकती है, लेकिन उस दौरान अगर हार्मोन मिल जाता है तो एक ग्रोथ मिलेगी, जैसे यूट्रिन लियोमायोमा के टाइम। और कुछ कैंसर स्टेम सेल्स के बारे में भी अपन ने जाना। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो कैंसर स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस करती है, जिसके कारण कैंसर स्टेम सेल्स को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर फ्यूचर में अपन कैंसर स्टेम सेल्स को ख़त्म करते हैं तो कैंसर का वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। आज की वीडियो यही थी। इसके साथ अपन ने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नियोप्लाज्मा को समझा। सॉरी, आज की वीडियो में वाकई बहुत डिस्टर्बेंस थी और ये वीडियो आई भी बहुत लंबे टाइम बाद है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।